नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। जैसे कि बेटा मैंने आपको लेक्चर 6 में पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है क्या और वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो कि मैंने लेक्चर 6 में पढ़ाया था। मैं लेक्चर 7 शुरू करने जा रहा हूं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही बेटा मजेदार चैप्टर है। कहने का मतलब कि इसमें बहुत ही मजा आएगा। अभी तो हमने बेसिक टर्म्स देखे कि रेट क्या होता है, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट का यूनिट क्या होता है। तो ये बहुत ही अच्छे चैप्टर है, प्लस ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को इजीली समझ सके और आपको इजीली मतलब समझ में आ जाए। कहने का मतलब कि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बेटा बहुत ही मजेदार और धमाकेदार चैप्टर है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैं बताऊंगा कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके टेक्निक बताऊंगा कि यदि क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाए कि आंसर ये होता है। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन से आपका यहां से केमिकल काइनेटिक्स का जर्नी बहुत अच्छे से शुरुआत होगी। वो सब बेसिक टर्म थे, यहां से आपकी केमिकल काइनेटिक्स और मजेदार होती चली जाएगा। तो हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट। Chemical kinetics. Consider a hypothetical reaction. जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता क्या है, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये बेटा हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता क्या है आखिर। तो आप यहां पे बेटा देखो M1A प्लस M2B गिव्स राइज N1C प्लस N2D। बेटा जैसे आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया ये रिएक्शन M1A प्लस M2B गिव्स राइज N1C प्लस N2D। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं और ये जो होते हैं आपके प्रोडक्ट होते हैं। ये जो रिएक्टेंट होते हैं और ये आपको प्रोडक्ट होते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इससे आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा और इससे क्वेश्चन आप इजीली लगा पाओगे। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन देख के आप आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि सर ने मुझे क्या टेक्निक मजेदार बताया कि मुझे ये पूरा हाइपोथेटिकल रिएक्शन देख के ही पता चल जाएगा। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको देख के ही पता चल जाएगा बेटा कि इसका जो आंसर होता है डायरेक्टली आपको आंखों से देखा समझ में आ जाएगा कि आपने तुरंत 1 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपने आंसर निकाल दिया। तो आपको ये टॉपिक कृपया ध्यान देकर पढ़ना होगा बेटा, ताकि आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपके बोर्ड में बनेंगे या तो आपके कंपटीशन वगैरह पेपर में भी बनते हैं। जेईई मेंस एडवांस में हाइपोथेटिकल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जेईई मेंस एडवांस में भी पूछा जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि यदि हाइपोथेटिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बेटा कर ले जाओगे। ये नहीं है कि नहीं हो पाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूं कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। आप पूरे क्वेश्चन को करके लेके जाओगे।
तो देखो बेटा हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या होता है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है ना कि जो ए का कोएफिशिएंट m1 है, बी का कोएफिशिएंट m2 है, तो कहने का मतलब कि ए का जो कोएफिशिएंट m1 है तो ए का कोएफिशिएंट m1 हो गया, बी का कोएफिशिएंट m2 हो गया, और कहने का मतलब गिव्स राइज जो प्रोडक्ट होता है तो सी का कोएफिशिएंट n1 हो गया और डी का कोएफिशिएंट n2 हो गया। और ये जो कोएफिशिएंट वगैरह होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन इसको कहा जाता है। और जनरली आप जो रिएक्शन बेटा पढ़ते हो, डिफरेंस मैं बता देता हूं बेटा, आप जनरली रिएक्शन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि A प्लस बी गिव्स राइज C प्लस डी, जो कि मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में ये सिंपल सा इक्वेशन दिखा के रेट बताया कि इस रिएक्शन का रेट क्या होता है। आप ये दो रिएक्शन में बेटा कंपेयर कर सकते हो कि सर ने क्या बताया। सर ने पहले तो सिंपल बता दिया, तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स जो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, मजेदार चैप्टर है, जिसमें आपको मजा ही मजा आएगा कि ये आपको मजा आ जाएगा कि ये कैसे आता है, क्यों आता है। बहुत ही बढ़िया, मैं हर टेक्निक बताऊंगा, हर टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे कि आपको एनसीईआरटी देखते ही क्वेश्चन लग जाएगा। उतना मतलब आपको मतलब क्वेश्चन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह कराते रहूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन बेटा ये होता है कि ए गिव्स राइज m1, तो ए का कोएफिशिएंट m1, बी का कोएफिशिएंट m2, सी का कोएफिशिएंट n1, डी का कोएफिशिएंट n2। तो कहने का मतलब कि जनरली जो मैंने रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा, ये हमने कहा पढ़ा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में। तो बेटा मैंने इसको पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन में, तो हमने पढ़ा ए प्लस बी गिव्स राइज सी प्लस डी, जो कि ये आर होता है, आर गिव्स राइज प्रोडक्ट को देता है। तो जनरली आप ये रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा है कि सर ने ये जनरल इक्वेशन बताया था, इसे जनरल इक्वेशन कहते हैं। जनरल ये जनरली इक्वेशन होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। बाकी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए, जेईई मेंस में आए, एडवांस में आए, मैं 100% गारंटी देता हूं बेटा कि आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मैंने दोनों डिफरेंस दिखा दिया कि जनरल रिएक्शन मैंने ये पढ़ा और हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये होता है। इससे आपका कंफ्यूजन बेटा दूर हो गया होगा कि सर ने बताया कि ये जनरल जो रिएक्शन होता है और हाइपोथेटिकल होता है, तो इससे बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। आप बेटा मुझे फॉलो कर सकते हैं, एफबी पे फॉलो कर सकते हैं मनीष मौर्य, एंड आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मौर्य मनीष 7294 समथिंग है करके इंस्टाग्राम पे, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो ये देखिए, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन m1a प्लस m2b गिव्स राइज n1c प्लस n2d। ये रिएक्शन, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। बेटा अब देखते हैं कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये रिएक्टेंट होता है बेटा और ये प्रोडक्ट होता है। अब देखते हैं कि ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। सर ने तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखवा दिया, ये तो यार बहुत बड़ी बात हो गई, हमें तो सर ने जनरल रिएक्शन पढ़ाया था। तो बेटा जनरल और हाइपोथेटिकल का तो यही तो डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, जो इसका कोएफिशिएंट है वही तो हाइपोथेटिकल इसे बना रहा है, जो इसका कोएफिशिएंट है वही तो हाइपोथेटिकल इस रिएक्शन को बना रहा है बेटा। तो फिर मैं देख रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है, अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे। तो फर्स्ट हम जब रेट लिखेंगे तो ये जो रिएक्टेंट होता है इसे हम डिकम्पोजिशन, इसको डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस भी करते हैं। इसको बेटा हम लोग फॉर्मेशन या अपीयरेंस भी करते हैं।
तो बेटा जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने डिकम्पोजिशन लिखवाया या डिसअपियरेंस लिखाया, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जो रिएक्टेंट में होंगे उसे डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस लिखेंगे, एंड बेटा जो आपका प्रोडक्ट में होगा उसे फॉर्मेशन या अपीयरेंस भी लिखेंगे, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूं यहाँ पे दोनों कि कुछ क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको जो डिसअपियरेंस मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेशन या अपीयरेंस मिलेगा और बोल देगा बेटा दोनों को कंपेयर करो कि दोनों होता क्या है। तो कहने का मतलब कि जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो जब हम लिखने से पहले आपको इसलिए बता दिए ताकि जब मैं डिकम्पोजिशन लिखूं या डिसअपियरेंस लिखूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं ये देखने जा रहा हूं कि यहां पे जैसे कि मैंने बताया कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता है, तो पहले मैं आपको रेट बता दिया हूं, लेकिन फिर यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया जो रिएक्टेंट में होगा वो फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। जैसे कि बेटा मैंने बताया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए होगा, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने पिछले बार ही बताया कि आपको रेट लिखने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं करना है, ये हाइपोथेटिकल है तो डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं आपके साथ हूं तो डरने की कोई बात नहीं है, हाइपोथेटिकल भी हो जाएगा। पहले आप इसको बेटा रेट लिख लो, डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। आपको तो बेटा मैंने इतना लिखना तो सिखा ही दिया कि सर रेट कैसे निकलेगा, इतना तो कंफ्यूजन वाली बात आती ही नहीं है। यहां तक फॉर्मेशन आएगा तो ये जो फॉर्मेशन होगा या इसे हम डिसअपियरेंस भी करते हैं, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि कंटिन्यू कराऊंगा तो आप समझ जाइएगा। अभी स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक ही लिखूंगा, या तो फॉर्मेशन लिखूंगा या तो डिसअपियरेंस लिखूंगा, ताकि आप इसे इजीली समझ जाइएगा कि ये नहीं कि सर आपने पहले बताया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है मेरे में कि पहले नहीं बताया, मैं आपको क्लियरली बता ले जाऊंगा। तो पहले मैंने बेटा इसका रेट लिख लिया, फिर मैं आपको बता रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिख लिया, लिख रहा हूं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या डिसअपियरेंस इसको भी लिख लीजिए, ताकि मैं जब न्यूमेरिकल कंटिन्यू करूंगा तो आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि सर फॉर्मेशन क्या होता है, डिसअपियरेंस क्या होता है, कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको रेट लिखना तो सिखा दिया, रेट तो लिखना सिखा दिया, इतना तक तो मैंने आपको सिखा दिया। मैंने बोला ही था कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आए, जेईई मेंस में आए, एडवांस में आए, बोर्ड में आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। इससे कोई भी क्वेश्चन देख के आपको आंसर पता लगेगा। जब मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको क्लियर होते जाएगा कि सर ने कैसे बताया, कि ये क्लियर होते जाएगा कि कैसे आंसर आएगा। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए आपने लिखा तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे जो है आपका ये बी है, तो ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ बी निगेटिव साइन इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल दीजिए या कंसंट्रेशन ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से मैं लिख दे रहा हूं निगेटिव साइन इंडिकेट rate of negative sign indicates rate of negative sign indicates rate of B, rate of concentration of B decrease with respect to
कहने का मतलब कि ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये होता है। तो फिर से हाइपोथेटिकल समझ ले, क्योंकि हाइपोथेटिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इससे आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन M1A M2B N1C N2D। तो कहने का मतलब कि E का कोफिशिएंट M1, B का कोफिशिएंट M2, C का कोफिशिएंट N1, D का कोफिशिएंट N2। तो कहने का सेंस ये होता है कि ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो गया। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन होता है A प्लस बी गिव्स राइज C प्लस D। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A होता है तो माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, जो इसे डिसअपियरेंस भी कहते हैं। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B तो माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ dt कंसंट्रेशन ऑफ B। तो कहने का सेंस ये हो रहा है कि मैंने ये तो आपको पहले ही लिखना रेट बता दिया कि रेट कैसे। अब बात आती है कि सर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, अब हम क्या करेंगे? रेट तो लिखना सर आपने सिखा दिया, लेकिन हाइपोथेटिकल है M1 का सर क्या करेंगे? आपको बेटा क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर M1 को क्या करेंगे? मैंने तो सर रेट लिख दिया। तो घबराओ मत बेटा, मैं ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका M1 भी आ जाएगा। तो बेटा कुछ करने की कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, जो M1 है उसको यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 बाई M1 और यहां पे 1 बाई M2, जैसे कि इजली आपको यहां पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता है जो मोलर कोएफिशिएंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मोलर कोएफिशिएंट होते हैं बेटा, जो मोलर कोएफिशिएंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करके इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, जो M1 है M1 को क्या करेंगे, हम मोलर जो कोएफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे, मोलर जो कोएफिशिएंट है डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब कि जब कंसंट्रेशन माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, तो ये जब डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो M1 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये यहां पे क्या है, M2 है, फिर M2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक आगे। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपका रिएक्टेंट का लिखवा दिया हाइपोथेटिकल रेट, अब हम इसका प्रोडक्ट का लिखते हैं। रेट ऑफ वो क्या था, डिकम्पोजिशन था, और ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन से पहले ही आपको बताया, ताकि आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इक्वल टू, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो यहां ये फॉर्मेशन है, इसे हम अपीयरेंस भी करते हैं। कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेशन है अपीयरेंस दोनों सेम है, नहीं तो कुछ बुक में फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ बुक में अपीयरेंस मिलेगा। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर का कॉन्सेप्ट गलत है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बुक में अलग अलग दिया है, मैं सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा यहां पे हम देख रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिख रहा है, तो हमने बेटा आपको रेट लिखना सिखाया कि जब ये प्रोडक्ट होगा तो प्लस साइन होगा और कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स पॉजिटिव साइन indicates rate of concentration of C, sign indicates rate of concentration of C increase with respect to
टाइम। देखिए बेटा, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, मैं यहां पे ये भी लिख सकता था कि कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको मैं ऑर्डर भी लिख सकता हूं, पॉजिटिव साइन इंडिकेट रेट ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं पहले ही ये सारी चीजें बता चुका हूं कि आने वाले इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छा से समझ में आ जाए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हो गया। उसके बाद आपका बात आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी का हम क्या करेंगे, तो पहले हम रेट निकाल ले रहे हैं। रेट इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो यहां पे आपको यह पता चल रहा है कि सर हमको तो रेट निकालने आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे कोफिशिएंट का। आपको तो यहां पे फिर इसमें भी समझ में आ गया कि रेट सर तो हमको निकालने आपने पहले ही बता दिया, लेकिन कोफिशिएंट का क्या करेंगे। तो बेटा जो हमने रिएक्टेंट में किया इसके साथ, जो हमने रिएक्टेंट में किया इसके साथ, वही तो प्रोडक्ट में उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव साइन आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स रेट ऑफ डी इंक्रीज विथ कंसंट्रेशन ऑफ डी, increase with respect to। तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो कहने का मतलब कि जो ये है पॉजिटिव साइन इंडिकेट रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो प्रोडक्ट में होंगे वो इंक्रीज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप बात आती है बेटा कि सर मोलर कोफिशिएंट को क्या करेंगे। आप तो रेट लिखना तो मुझे पहले ही आता है, लेकिन मोलर कोफिशिएंट को क्या करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मोलर कोफिशिएंट को क्या करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। और देखिए मैं सिखा रहा हूं कि जैसा मैंने इसके साथ रिएक्टेंट में किया, जैसा मैंने इसके साथ रिएक्टेंट में किया, वैसा ही मैं इसके साथ क्या करूंगा, प्रोडक्ट में करूंगा। तो प्रोडक्ट में क्या करूंगा, मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। और क्या करूंगा, डिवाइड किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वहां n1 से डिवाइड कर दिया, यहां पे n2 से डिवाइड कर दिया। तो जो मोलर कोफिशिएंट होंगे, जब मोलर कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। जब हम मोलर कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो गया। इसमें आपको कंफ्यूजन वाली कोई बड़ी बात है ही नहीं। जो भी है मैंने आपको क्लियर बता दिया कि इसका क्या फंडा है। एक बार और समझ ले, हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर भी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन M1A प्लस M2B गिव्स राइज N1C प्लस N2D। रिएक्टेंट इसे कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर कोफिशिएंट ऑफ M1। तो A का मोलर कोफिशिएंट M1, B का मोलर कोफिशिएंट M2, C का मोलर कोफिशिएंट N1, D का मोलर कोफिशिएंट N2। तो कोफिशिएंट ये हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट जो मल्टीपल में होते हैं, ये मल्टीपल में होते हैं, मल्टीपल में होते हैं, मल्टीपल में होते हैं। तो मैंने आपको पहले लिख दिया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, पहले लिख दिया A का 1 अपॉन M1 माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT। उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B का मैंने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B, सॉरी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B 1 अपॉन M2 माइनस B कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT। तो उसी तरह मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट का भी लिखा, फॉर्मेशन या अपीयरेंस कहा जाता है। मैं एक लिखूंगा न्यूमेरिकल के टाइम में, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये फॉर्मेशन और अपीयरेंस दोनों सेम होता है, वहां पे डिकम्पोजिशन और डिसअपीयरेंस दोनों सेम होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो कहने का मतलब कि जो सर आपने लिखा प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन DT, तो सर आपने लिखा
कि यहाँ पे तो रेट लिखना सिखा दिया, यहाँ भी सर रेट लिखना सिखा दिया, तो बेटा जो मोलर कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो मोलर कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे, जो होगा आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप बेटा हमको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, मिटाऊं। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ये बेटा आपका ये जो टॉपिक है वो आपका, ये टॉपिक आपका जेईई मेंस में भी, जेईई मेंस और एडवांस, ये बेटा जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत ही धमाकेदार है। इससे मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, अभी तक तो क्लियरली बता चुका कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता क्या है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये होता है कि जब ये A का मोलर कोएफिशिएंट m1 है, B का मोलर कोएफिशिएंट m2 है, C का मोलर कोएफिशिएंट n1 है, D का मोलर कोएफिशिएंट n2 है। जैसे कि बेटा मैंने आपको पीछे लिख के बताया कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि आपने रेट को लिखना से कंटिन्यूस सीख गया कि रेट को कैसे लिखा जाता है, कि ये जो मोलर कोएफिशिएंट होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। मोलर कोएफिशिएंट जो होंगे बेटा डिवाइड कर देंगे, मोलर कोएफिशिएंट होंगे डिवाइड कर देंगे, मोलर कोएफिशिएंट होंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये धमाका देखते हैं कि यहाँ पे धमाका होने जा रहा है। नोट में लिखवा रहा हूँ, ये ट्रिपल स्टार या 5 स्टार इसे भी देखिए, ये एकदम धमाका है। और ये देखिए अब धमाका होने जा रहा है। दिस individual rate of this individual rate is sorry this individual reaction, ये क्या है कि in this individual reaction is divided by their molar coefficient in balance equation. Rate becomes equal to each other as well as rate of reaction। तो कहने का सेंस है बेटा कि ये इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय देयर मोलर कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। जो ये आपका मोलर कोएफिशिएंट होता है इसको हम डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट वाले को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट के साथ, तो ये इक्वेशन जो बेटा होता है वो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। जैसे ही ये इक्वेशन बैलेंस होता है तो इसका रेट क्या होता है, बिकम्स इक्वल हो जाता है, यानी कि रेट इसका इक्वल हो जाता है एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग लिख लें कि दिस इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय देयर मोलर कोएफिशिएंट, मोलर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जब इक्वेशन बैलेंस होगा तो रेट इसका इक्वल हो जाएगा एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा यहां तक आपने लिख लिए होंगे, ये 5 स्टार टॉपिक है, जो भी है आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं। अब इतना तक तो मैंने आपको टीजर बता दिया कि मूवी का टीजर क्या होता है, अब इसका मूवी क्या होता है। अब मैं ये क्लियर आपको करने जा रहा हूं कि ये आखिर होता क्या है। यहां तक तो आपको बता दिया कि सर ने तो ये लंबा चौड़ा कहानी पढ़ा दिया।
अब पेपर में आएगा तो मैं क्या करूंगा, सर की इतनी लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी लिखूंगा। तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं, मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक लाइन में लिख के आपको बताऊंगा कि आप धमाका कैसे करोगे। तो आपको धमाका कैसे करना है पेपर में, तो वो मैं बता रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे ही मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप धमाका ये करना कि क्या करना, पहले रेट लिख देना प्लस रेट लिख देना, रेट लिख देना इक्वल टू रेट लिख देना यहां पे बोर्ड पे नहीं आ पा रहा इसलिए मैं नीचे लिखने जा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हम लिख देंगे पहले रेट लिख देंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt प्लस माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन dt प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। तो जैसे मैंने बताया कि बेटा धमाका कैसे होगा, अब देखो बेटा धमाका कैसे होगा। तो मैंने बताया कि मोलर कोएफिशिएंट से बेटा इसको डिवाइड करो, धमाका 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 धमाका। तो ये आपका धमाका हो गया, यानी कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर का पता चल जाएगा कि आप धमाका कैसे करोगे। और ये आपका यहां से धमाका शुरू हो गया कि ये अब धमाका होना शुरू हो गया और आपका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन को क्या करना है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन को क्या करना है आपको यहां पे पता चल गया, आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ना कि रेट ऑफ रिएक्शन हाइपोथेटिकल कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से समझ लो बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा, द इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय देयर मोलर कोएफिशिएंट। जो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन है डिवाइड करके मोलर कोएफिशिएंट। मोलर कोएफिशिएंट कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये रिएक्टेंट है तो माइनस में होगा, इसको डिवाइड 1 से किया। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी है, इसको डिवाइड m2 से किया। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सी है वो n1 है, इसको डिवाइड c से किया। और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ n, ये n2 है तो आपका ये जो कंसंट्रेशन ऑफ c इसको डिवाइड n1 से और कंसंट्रेशन ऑफ d है उसको डिवाइड n2 से। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि 1 upon m1 minus d upon concentration of a upon dt plus 1 upon m2 minus b upon dt is equal to 1 upon n1 plus concentration of c upon dt plus 1 upon n2 plus d concentration of d upon dt। बेटा कहने का मतलब कि ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें एक बार देखो क्वेश्चन देखो आंसर आ गया। मैंने बोला था ना कि 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। क्वेश्चन देखो आंसर आ गया, क्वेश्चन देखो आंसर आ गया, मैंने तो बोल रखा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और बता रहा हूं, एक और तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। ये तो आपको बता दिया और एक और तरीका बता रहा हूं। एक और तरीका बता रहा हूं कि ताकि आप बाद में मुझे मत ना पूछे कि सर आपने मुझे बताया नहीं। बेटा हम इसको सारी इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, पहले रेट लिख लो, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू dt इक्वल टू माइनस प्लस प्लस होगा, सॉरी बेटा प्रोडक्ट में प्लस होता है, d अपॉन dt। अब इसका जो मोलर कोएफिशिएंट है उससे बेटा डिवाइड कर दो। 1 अपॉन m1 बताओ क्या है,
A का मोलर कोएफिशिएंट m1 है, तो B का बेटा कितना है 1/n2 है, C का बेटा कितना है n1 है और D का बेटा कितना है 1/n2 है। तो बेटा यहां से आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सर ने जो धमाका दिया बताया वो रियली में धमाका हो गया। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, आपका पेपर में एकदम जेन्युइन सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप एक बात को ध्यान में रखना कि जब रिएक्टेंट होगा तो माइनस होगा, जब प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब रिएक्टेंट होगा तो माइनस होगा और जब प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा। इस बात को आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है बेटा, आपको अब हाइपोथेटिकल रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जेईई मेंस एडवांस सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा और बोर्ड तो वैसे छुट्टी में आप लगा दोगे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के आंसर आ गया। ठीक है, ये 5 स्टार है। ठीक है।